हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपके सामने गौरव मिगलानी। इस वीडियो में जो चैप्टर अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं दैट इज स्मॉल बिजनेस। तो इस चैप्टर में हमें 3 टॉपिक्स डिस्कस करने होंगे। सबसे पहले हमको स्मॉल बिजनेस का मीनिंग, फीचर्स डिस्कस करने को मिलते हैं। सेकंड, हम ये देखेंगे कि स्मॉल बिजनेस का इंडिया में क्या रोल है। थर्ड, हम ये देखेंगे कि इस टाइप के बिजनेस को कौन कौन फाइनेंस अवेलेबल कराता है। जो थर्ड टॉपिक हमको डिस्कस करना है उसमें 8 छोटे छोटे टॉपिक्स हैं। तो सबसे पहले हम चलते हैं स्मॉल बिजनेस के मीनिंग प्लस फीचर्स की ओर। मीनिंग और फीचर्स हम मिक्स करके ही स्टडी करने वाले हैं, ताकि आपके सामने अगर फीचर्स का टॉपिक आए या मीनिंग का टॉपिक आए तो आप इसको कंबाइन करके भी लिख सकते हैं, फीचर्स उसी में से ही निकाल सकते हैं। तो किसी भी कंट्री की डेवलपमेंट में जितना इंपॉर्टेंट रोल एक बड़े बिजनेस का होता है, उतना ही इंपॉर्टेंट रोल एक छोटे बिजनेस का भी होता है। वही सिचुएशन हमारी इंडिया की भी है। इंडिया में जो छोटे छोटे बिजनेस हैं, चाहे घर में चलाते हैं, चाहे घर में किसी ने छोटी सी फैक्ट्री लगाई हुई है, चाहे घर में कोई चटाई बना रहा है या कुछ बर्तन बना रहा है या मटके बना रहा है, कुछ भी बना रहा है छोटे छोटे बिजनेस के फॉर्म में, हर छोटे छोटे बिजनेस का इंडिया की डेवलपमेंट में बहुत बड़ा रोल है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है हर छोटे से छोटे बिजनेस की भी। यस, तो हर कंट्री के अंदर जितने भी छोटे बिजनेस होते हैं उन सभी का इंपॉर्टेंट रोल होता है। इसी तरह से यहां पे लिखा हुआ है कि जो स्मॉल बिजनेस है उसका इंपॉर्टेंट रोल है किसमें, इंडिया की इकोनॉमी में। इंडिया की जो अर्थव्यवस्था है उसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं कौन, छोटे छोटे बिजनेस। सेकंड बात आपको स्टडी करने को मिल रही है कि स्मॉल बिजनेस से होता क्या है। स्मॉल बिजनेस से पहला तो लोगों को रोजगार मिलता है, एम्प्लॉयमेंट मिलता है। सेकंड, इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी होती है, देश का आर्थिक सुधार होता है, विकास होता है। फिर थर्ड, छोटे छोटे बिजनेस कहीं पर भी आप देख लेना, छोटे से छोटा प्रोडक्ट से लेकर लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाले प्रोडक्ट भी बनते हैं। क्योंकि अगर आप मुंबई या बेंगलोर साइड में जाओगे तो आपको वहां पता चलेगा कि घर घर में छोटे छोटे प्रोडक्ट बन रहे हैं, छोटी छोटी टेक्नोलॉजी जो वहां के लोगों के लिए तो छोटी है, पर यहाँ पे जो दूसरी स्टेट के लोग हैं उनके लिए वो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, बहुत हायर टेक्नोलॉजी है। तो स्मॉल बिजनेस के अंदर छोटे प्रोडक्ट भी बनते हैं, सिंपल प्रोडक्ट भी बनते हैं और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाले प्रोडक्ट भी बनते हैं। फिर आगे लिखा है कि गवर्नमेंट इसीलिए इस टाइप के बिजनेस को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देती है, क्योंकि गवर्नमेंट को पता है कि अगर ये छोटे छोटे बिजनेस अगर चलने बंद हो जाए ना तो बड़े बड़े बिजनेस भी बंद हो जाए। तो गवर्नमेंट इसीलिए इस टाइप के छोटे छोटे बिजनेसेस को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देती है। स्पेशली जब भी हम 5 इयर्स प्लान बनाते हैं, पंचवर्षीय योजनाएं, उसके अंदर हम इस टाइप के बिजनेसेस को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। इनकी डेवलपमेंट के लिए काफी सारे प्लान्स भी डिस्कस करते हैं, प्लान आगे के लिए बनाते हैं, बजट भी होते हैं इस टाइप के बिजनेसेस को चलते रहने के लिए, ताकि ये बिजनेस कभी बंद ना हो और हमारी कंट्री का डेवलपमेंट होता रहे, लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलता रहे। तो यहां तक हमने छोटी छोटी बातें डिस्कस की। अब बात आती है कि ये हमको पता कैसे चले कि एक बिजनेस छोटा है या बड़ा है। ये बातें पता कैसे चले कि बिजनेस छोटा है या बड़ा है। तो 4 पैरामीटर हैं जिसके बेस पर हम डिसाइड कर सकते हैं कि बिजनेस वो छोटा है या बड़ा है। पहली बात, किसी भी बिजनेस में लगी हुई कैपिटल की इन्वेस्टमेंट, इसके बेस पर आपको पता चल सकता है कि वो बिजनेस बड़ा है या छोटा है। दूसरी बात, अगर हम उस बिजनेस की आउटपुट देखें, आउटपुट बोले तो टोटल प्रोडक्शन मान लीजिए कितना हुआ, इसके बेस पर भी आप डिसाइड कर सकते हो। थर्ड, वैल्यू ऑफ आउटपुट, जितना प्रोडक्शन हुआ है ना उसकी वैल्यू, उसका रुपीज में काउंटिंग कह सकते हो, तो उसके बिहाफ पे भी आप सोच सकते हो कि वो बिजनेस बड़ा है या छोटा है। चौथा जो मेजरमेंट करने का जो तरीका है ना वो है नंबर ऑफ वर्कर्स। किसी भी बिजनेस के अंदर वर्कर्स कितने हैं, मान लीजिए आपके घर के पास कोई बिजनेस है, उस बिजनेस के अंदर 5 की वर्कर काम कर रहे हैं और साथ में एक फैक्ट्री है, उस फैक्ट्री के अंदर 50 लोग काम कर रहे हैं, तो आप क्या कहोगे कि वो बिजनेस बड़ा है और वो बिजनेस छोटा है। तो वर्कर्स के बेस पे भी आप डिसाइड कर सकते हो। तो ये 4 पैरामीटर हैं जो हमको बता देते हैं कि एक बिजनेस बड़ा है या छोटा है। हर कंट्री के अंदर अलग अलग पैरामीटर हो सकता है ये देखने का कि बिजनेस बड़ा है या छोटा है, पर हम बात कर रहे हैं अब इंडिया की। इंडिया में कैसे देखें कि बिजनेस छोटा है या बड़ा है। इंडिया में बिजनेस छोटा है या बड़ा है ये देखने के लिए हम फर्स्ट टेक्निक को फॉलो करते हैं, दैट इज कैपिटल इन्वेस्टमेंट। कैपिटल इन्वेस्टमेंट को हम ज्यादा देखते हैं। तो कैपिटल इन्वेस्टमेंट का टॉपिक
इंडिया में डिस्कस किया जाता है, इंडिया में फॉलो किया जाता है। तो ये थे हमारे छोटे छोटे पॉइंट। फर्स्ट पॉइंट के अंदर हमने देखा मीनिंग फीचर्स, फिर यहां पर हमने देखा कि ये कैसे पता चले कि बिजनेस छोटा है या बड़ा है। अब हम चलते हैं थोड़ा सा और आगे। हमारे पास इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 1951 है। ऐसा लगा लो कि 1951 में कोई एक्ट पास हुआ होगा। उस एक्ट के अकॉर्डिंग, उस अधिनियम के अकॉर्डिंग हमको कहा गया है कि जो बिजनेस पावर यूज कर रहे हैं प्लस वहां पर अगर मैक्सिमम काम करने वाले लोग अगर 50 हैं, या अगर पावर यूज नहीं कर रहे और मैक्सिमम लोग काम करने वाले कितने हैं 100, या तो ये कंडीशन पूरी करें या तो ये वाली कंडीशन पूरी करें, प्लस वहां पर कैपिटल एसेट्स 5 लाख से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। ये प्लस ये सेकंड सेकंड टॉपिक प्लस ये, तो ये सारी दोनों कंडीशन जो भी पूरा करता है उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम स्मॉल बिजनेसेस के अंडर में काउंट कर सकते हैं। हालांकि स्मॉल बिजनेसेस की कुछ डेफिनेशंस चेंज होती रही हैं। कब कब? 1959 में, 60 में, 1966, 1975, 1980, 1990। इंडिया के अंदर हमने देखा है कि कैपिटल इन्वेस्टमेंट का टॉपिक चलता है। कैपिटल इन्वेस्टमेंट के बेसिस पर इन्होंने इंटरप्राइजेस को दो पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। पहला जो आपके सामने नजर में आ रहा होगा आपको, वो है मैन्युफैक्चरिंग इंटरप्राइजेस और सेकंड है सर्विस इंटरप्राइजेस। इनके ऊपर इनके ऊपर इन्वेस्टमेंट की सीलिंग लगी हुई है। इन्वेस्टमेंट की सीलिंग का मतलब है कि मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट कितनी होनी चाहिए। अगर मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट 25 लाख है और अगर वो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है तो उसको हम माइक्रो बिजनेस कह सकते हैं। और इसी तरह से मैन्युफैक्चरिंग के अंदर ही अगर मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट अगर 5 करोड़ की है तो उसको हम स्मॉल, और इसी तरह से मीडियम कह सकते हैं अगर मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट उसमें 10 करोड़ की है। और वही बात करें अगर हम सर्विस इंटरप्राइजेस की, तो ये सीलिंग 10 लाख, 2 करोड़ और 5 करोड़ की है। तो ये कब एक्ट आया था? ये एक्ट आया था 2006 के अंदर। इस एक्ट को बोला गया था माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस एक्ट। तो उस एक्ट के अकॉर्डिंग इन्होंने एक डेफिनेशन और दे दी। उन्होंने कहा कि हम बिजनेसेस को दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, या तो वो मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस होंगे या वो सर्विसेज देने वाले। तो इन्होंने दोनों की अलग अलग डेफिनेशन दे दी और दोनों के ऊपर अलग अलग सीलिंग लगा दी। तो अब बात आती है कि स्मॉल बिजनेस इंडिया की डेवलपमेंट में क्या रोल प्ले करते हैं। पहली बात, मोर इंप्लॉयमेंट। अब लोगों को इंप्लॉयमेंट तो मिलने वाला है। जब आप छोटे छोटे बिजनेस स्टार्ट करोगे तो कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनके पास काम नहीं होता, तो उनको काम मिलना स्टार्ट हो जाता है। गांवों में चले जाओ, गांवों में लोग 6 महीने काम करते हैं, 6 महीने खाली रहते हैं। तो वो जो 6 महीने खाली रहने वाला टाइम है ना, उस टाइम पीरियड के अंदर वो लोग अपना बिजनेस भी एस्टेब्लिश कर लेते हैं। तो काफी सारी चीजें हैं जो गांवों में या पहाड़ी इलाकों में या कुछ और एरियाज में देखने को मिलती हैं। लोग कुछ टाइम खाली रहते हैं तो उस वक्त में कुछ काम नहीं करते, वो बेरोजगार होते हैं, तो उस टाइमिंग के अंदर उनको काम मिल जाता है। सेकंड, इकोनॉमिक स्ट्रेंथ। कुछ जगह ऐसी होती है जहां पर अगर आपको बिजनेस स्टार्ट करना है तो आपको कम रिसोर्सेज और लिमिटेड ही कैपिटल चाहिए। क्योंकि जब भी आप छोटा सा बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो तो आप लिमिटेड कैपिटल और लिमिटेड रिसोर्सेज की हेल्प से स्टार्ट कर सकते हो। तो इससे क्या होता है, रिसोर्सेज का अच्छे से यूटिलाइज होना भी स्टार्ट हो जाता है, लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी मिलता है, क्या, रोजगार, नौकरी भी मिलती है। थर्ड, अपॉर्चुनिटी फॉर आर्टिजन। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कारीगर होते हैं, स्पेशलिस्ट होते हैं, काम करना बहुत अच्छा आता है, पर उनके पास पैसा नहीं होता, रिसोर्सेज नहीं होते। तो अगर उन लोगों को नौकरियां मिल जाती हैं स्मॉल बिजनेस के अंडर में, उनको कहीं पर काम करने को मिल जाता है, किसी फैक्ट्री में काम करने को मिल जाता है, तो हम उनकी एबिलिटी को यूज कर सकते हैं, उनकी जो स्पेशलिटी है उनको आप यूज कर सकते हो, और इसी तरह लोगों को नौकरियां भी मिल जाती हैं। और जब हम इस टाइप के लोगों को यूज करना स्टार्ट करते हैं, नौकरियां देते हैं, तो फिर क्या होता है, उनकी क्रिएटिविटी के अंदर निखार भी आता है, वो लोग चमक जाते हैं, काम और अच्छे से करना स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है बैलेंस्ड रीजनल डेवलपमेंट। अब मैंने आपको अभी बताया था, स्मॉल बिजनेस जब आप एस्टेब्लिश करते हो, लगाते हो, स्मॉल बिजनेस जब आप करना स्टार्ट करते हो तो गवर्नमेंट हेल्प करती है। तो मान लीजिए आपने किसी पिछड़े हुए इलाके में या हिली एरियाज में बिजनेस एस्टेब्लिश किया, तो क्या होने वाला है, गवर्नमेंट आपको फाइनेंशियल असिस्टेंट देगी। फाइनेंशियल असिस्टेंट देगी, आपका बिजनेस अच्छा चलेगा। बिजनेस अच्छा चलेगा तो वहां के एरिया जो अब तक अच्छा नहीं था, उस एरिया की ग्रोथ होनी स्टार्ट हो जाती है। लोगों का स्टैंडर्ड, जो जीवन जीने का तरीका होता है, वो निखर जाता है, वो लोग और भी अच्छे से काम करना स्टार्ट कर देते हैं, लोगों की इनकम इंक्रीज हो जाती है, खर्च करना अच्छे से सीख जाते हैं। तो काफी सारी डेवलपमेंट होनी स्टार्ट हो जाती है। मतलब जो डेवलपमेंट है ना,
वो बैलेंस्ड होनी स्टार्ट हो जाती है। मतलब जिस एरिया का अभी तक डेवलपमेंट नहीं हुआ था वो एरिया भी अब डेवलप होना स्टार्ट हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है प्रमोशन ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। अब आप सोच के देखो, आपने जहां पर भी बिजनेस लगाया वहां पे लोगों को नौकरियां मिली तो वहां पे लोगों को अभी अच्छा रहने के लिए बिजली भी चाहिए, पानी चाहिए, सड़कें चाहिए, एजुकेशन चाहिए, बैंक चाहिए, ट्रांसपोर्ट चाहिए। तो ये सारी फैसिलिटीज वहां पर अल्टीमेटली अपने आप आनी स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि बिजनेस लगाओगे तो आपको बिजनेस की सर्विसेज के लिए बैंक भी चाहिए, ट्रांसपोर्ट भी चाहिए, तो वहां ये सारी फैसिलिटीज अपने आप आनी स्टार्ट हो जाती हैं। और जहां पर ये सारी फैसिलिटीज हैं तो अल्टीमेटली वहां का डेवलपमेंट तो हो गया। नेक्स्ट पॉइंट हम डिस्कस कर रहे हैं, दैट इज बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ द लोकल रिसोर्सेज। कहीं पर कुछ एरियाज ऐसे होते हैं जहां पर आप रिसोर्सेज को यूज ही नहीं कर पाते, पर जैसे आप वहां बिजनेस लगाते हो वहां पर लोकल रिसोर्सेज का यूज होना स्टार्ट हो जाता है। कुछ रिसोर्सेज तो ऐसे भी होते हैं जो अभी तक बेकार पड़े थे, उनका आप यूज ही नहीं कर पा रहे थे, पर जैसे ही आपने बिजनेस लगाया वो बेकार पड़े हुए रिसोर्सेज को आप अब यूटिलाइज कर पा रहे हो। The next point is less pressure on of population on agriculture। मान लो आप बिजनेस नहीं स्टार्ट करते, इंडिया के अंदर से हम छोटे छोटे बिजनेस हटा देते हैं, तो मोस्ट प्रोबेबली जो पॉपुलेशन है किसके ऊपर डिपेंड होने वाली है? एग्रीकल्चर के ऊपर। पर स्मॉल बिजनेस की हेल्प से क्या होने लगा है, एग्रीकल्चर के ऊपर से प्रेशर कम होने लगा है, लोग अपने अपने बिजनेस लगाने लगे हैं, लोगों को नौकरियां मिलने लगी हैं, और बहुत सारी टेक्नोलॉजी भी और भी आगे डेवलप होने वाली है। तो ये मैंने आपको भी बताया था, छोटे से छोटे प्रोडक्ट भी बनने लगे हैं, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाले प्रोडक्ट भी बनने लगे हैं। तो अल्टीमेटली स्मॉल बिजनेस की हेल्प से क्या होने लगा है, एग्रीकल्चर के ऊपर प्रेशर कम होने लगा है। नहीं तो मोस्टली लोग क्या चाहते हैं कि मेरी जमीन हो, मैं जमीन पे ही काम करूं, वहीं खेती करूं, पशुपालन करूं, ये करूं, तो वो प्रेशर अभी कम होने लगा है। द लास्ट वन पॉइंट, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। जब आप छोटे बिजनेस लगाते हो तो आपको इनकम होती है, लोगों को नौकरियां मिलती हैं, तो अमीरी और गरीबी दोनों के अंदर डिफरेंसेस कम होने स्टार्ट होते हैं। नहीं तो अगर गरीब लोगों को अगर नौकरियां मिले ना मिले तो क्या वो गरीब और गरीब होता जाता है। तो बिजनेस तो कोई ना कोई तो लगाएगा, तो वो बिजनेस किसने लगा लिया? बड़े इंडस्ट्रीज ने ही लगा ली। जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं वही बिजनेस और ज्यादा बड़ा कर लेंगे, तो पैसा तो उन्हीं के हाथ में चला जाता है। बट छोटे छोटे बिजनेस लगाने से क्या हुआ, जो पैसा बड़े लोगों के पास जाना था वो भी छोटे लोगों के पास भी जाना स्टार्ट हो गया। तो अमीरी और गरीबी के जो बीच का जो गैप है ना वो कम होना स्टार्ट हो जाता है। तो मतलब इनकम इक्वल डिस्ट्रीब्यूट होना स्टार्ट हो जाती है, इनकम उनके पास भी बराबर जा रही है, अब हमारे पास भी बराबर आ रही है। तो ये था स्मॉल स्केल की जो इंडस्ट्रीज होती है, जो स्मॉल बिजनेस होते हैं, उनका इंडिया की इकोनॉमिक डेवलपमेंट में या कह लीजिए इंडिया की डेवलपमेंट में क्या रोल है। अब हम डिस्कस कर लेते हैं कि जो ग्रामीण, पिछड़े या पहाड़ी इलाके होते हैं उसमें जो बिजनेस एस्टेब्लिश करते हैं उनको गवर्नमेंट की तरफ से क्या हेल्प मिलती है। तो ये टॉपिक स्टडी करने से पहले हमको ये जान लेना बहुत जरूरी है कि इस टाइप के एरियाज में किस टाइप की इंडस्ट्रीज लगाई जाती हैं। पहली है एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज। मतलब इस टाइप की इंडस्ट्रीज के अंदर जो लोग हैं वो मोस्टली एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंड करते हैं। मतलब एग्रीकल्चर के थ्रू ही प्रोडक्ट बनाते हैं या एग्रीकल्चर से बने हुए प्रोडक्ट्स के अकॉर्डिंग नया प्रोडक्ट बनाते हैं। सेकंड है कॉटेज इंडस्ट्रीज। मतलब इस टाइप की इंडस्ट्रीज जिसमें लोग घरों के अंदर काम करते हैं, घर के अंदर ही बिजनेस एस्टेब्लिश करते हैं, जैसे मक्खियां पालना, शहद की मक्खियां, बी कीपिंग कहते हैं इसको, फिर जैसे है साबुन बनाना, सोप मेकिंग, फिर इसी तरह से हैंडीक्राफ्ट का काम। ये सेकंड हुआ। देन थर्ड है हमारे पास खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज। इसके अंदर लोग क्या करते हैं, खादी का कपड़ा बनाते हैं, मसाले बनाते हैं, गुड़ बनाते हैं, सरसों का तेल निकालना, कारपेंटर का काम करना, मिट्टी के बर्तन बनाना, मोमबत्ती बनाना, कैंडल्स। तो ये तीन प्रकार की इंडस्ट्रीज के नेम्स मैंने आपको बता दिए हैं जो पिछड़े, ग्रामीण या पहाड़ी क्षेत्रों में लोग एस्टेब्लिश करते हैं। अब हम बात करते हैं कि इस टाइप के बिजनेसेस को एस्टेब्लिश करने के लिए फाइनेंशियल असिस्टेंट जो मिलती है वो गवर्नमेंट की तरफ से क्या मिलती है? 8 छोटे छोटे टॉपिक्स हैं। पहला है कॉमर्शियल बैंक्स। गवर्नमेंट ने कॉमर्शियल बैंक्स को बोला हुआ है कि आप इन टाइप के एरियाज में जाइए, वहां पर अपने ब्रांचेस एस्टेब्लिश कीजिए और इस टाइप की इंडस्ट्रीज को प्रेफरेंसेस के बेसिस पर लोन की फैसिलिटीज दीजिए, फाइनेंस की फैसिलिटीज दीजिए। और इससे क्या होता है, इस टाइप की छोटे छोटे बिजनेसमैन को, छोटे छोटे बिजनेसेस को काफी हेल्प मिलती है और वो बिजनेस रेगुलर चला सकते हैं।
सेकंड है हमारे पास लैंड डेवलपमेंट बैंक। ये लैंड डेवलपमेंट बैंक क्या करता है, ये कुछ प्रॉपर्टी को गिरवी रखता है और उसके बिहाफ पर ये लॉन्ग टर्म लोन या लॉन्ग टर्म फाइनेंस की फैसिलिटी अवेलेबल कराता है। किस टाइप की हेल्प मिलती है लैंड डेवलपमेंट बैंक की हेल्प से? जैसे पुराने किसी लोन को आपको फेस करना हो, पुराने वाला कोई लोन है आपने उसको वापस पे करना हो, या आपने कोई लैंड परचेज करनी है या लैंड की डेवलपमेंट का काम करना है, कोई मशीनरी परचेज करनी है, कोई इक्विपमेंट परचेज करना है, तो उन सब के लिए काम करता है। तो इस टाइप की जो फाइनेंस की जो फैसिलिटी होती है ये 20 साल की भी हो सकती है। इसी तरह से इसी के अंडर में दो टॉपिक दिए हुए हैं हमारे पास है स्टेट कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट बैंक और सेकंड है प्राइमरी कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट बैंक। आपकी बुक के अंदर ये दोनों नेम्स दिए हुए हैं जो लैंड डेवलपमेंट बैंक की ही दो शाखाएं कह सकते हैं, दो टाइप्स कह सकते हैं। फिर आगे हमारा है थर्ड दैट इज रीजनल रूरल बैंक्स। ये क्या करते हैं? जो थर्ड टॉपिक मैं आपको बता रहा हूं इनका काम क्या होता है, इनका टारगेट होता है कि छोटे किसानों को, लेबर्स को, जो कारीगर होते हैं या जो छोटे छोटे बिजनेसमैन होते हैं उनको आप फाइनेंस की फैसिलिटीज ये लोग अवेलेबल कराते हैं। कौन? रीजनल रूरल बैंक्स। तो इससे क्या होने वाला है, एग्रीकल्चर का सुधार होने वाला है, लोगों को जो बिजनेस चलाते हैं या कोई बिजनेस एस्टेब्लिश करते हैं, कोई नया प्रोडक्ट बनाना चाहते हैं, उनको ये फाइनेंस की फैसिलिटीज देते हैं। तो 1996 से 196 बैंक के ये काम कर रहे हैं, बैंकिंग वर्क से कर रहे हैं और 436 डिस्ट्रिक्ट में इनकी कितनी ब्रांचेस हैं? 14420। अब हम चलते हैं हमारे फोर्थ टॉपिक की ओर दैट इज नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, जिसको हम नबार्ड के नेम से भी जानते हैं, जिसको एस्टेब्लिश किया गया है 12 जुलाई 1982 में, 12 जुलाई 1982। इसका टारगेट क्या है? ये बैंक क्या करता है? ये बैंक करता है कंट्री के अंदर एग्रीकल्चर की डेवलपमेंट के लिए और रूरल एरियाज को डेवलपमेंट करने के लिए, जो ग्रामीण इलाके होते हैं उनको विकास करने में ये हेल्प देता है। तो नबार्ड के टॉपिक के अंदर आपको 6 छोटे छोटे टॉपिक स्टडी करने को मिलेंगे। सबसे पहला क्या है? एग्रीकल्चर क्रेडिट को रीफाइनेंस करने की फैसिलिटी देता है। मतलब अगर आपने एग्रीकल्चर के लिए पहले से कोई लोन लिया हुआ था, फाइनेंस लिया होता, तो उस फाइनेंस को दोबारा आप रीफाइनेंस करा सकते हो। किसके थ्रू? नबार्ड के थ्रू। सेकंड टॉपिक इंस्पेक्शन ऑफ आरआरबी। ये क्या करता है? जो भी रीजनल रूरल वाले जो बैंक है उनके इंस्पेक्शन करने का काम भी करता है, उनको रीफाइनेंस देने का भी काम करता है और उनके डेवलपमेंट के लिए भी काम करता है। नबार्ड का तीसरा फंक्शन फॉरेन की हेल्प। आपने कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट करना है, फॉरेन से कोई प्रोजेक्ट आया है तो उसकी के अंदर भी आपको हेल्प देता है। इसी तरह से इसके 3 फंक्शंस और आपको स्टडी करने को मिलेंगे दैट इज इंस्टीट्यूशनल रूरल क्रेडिट, प्रोडक्शन क्रेडिट एंड लास्ट वन इज द एजेंट ऑफ द गवर्नमेंट एंड रिजर्व बैंक। तो अगर आपके सामने बुक है तो आप उसमें से बहुत इजीली इसको स्टडी कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा चलता है प्राइमरी एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज। जैसे आपने कोऑपरेटिव सोसाइटीज का टॉपिक तो स्टडी किया ही होगा। कुछ लोग क्या करते हैं? सोसाइटीज बना लेते हैं, कुछ लोग आपस में सोसाइटी बना लेते हैं। उससे क्या होता है? अपने जो मेंबर्स होते हैं उनको फाइनेंस की फैसिलिटी वो देते हैं। तो उसमें क्या टारगेट होता है? वो लॉन्ग टर्म लोन्स या शॉर्ट टर्म लोन्स या मीडियम टर्म लोन्स, जो भी उनके ऊपर डिपेंड करता है, वो स्टेप की फैसिलिटीज अपने मेंबर्स को दे देते हैं। फिर आगे है हमारा सिडबी। सिडबी का काम क्या होता है? सिडबी का काम है जो छोटी इंडस्ट्रीज हैं उनको फाइनेंशियली और नॉन फाइनेंस दोनों टाइप्स की हेल्प करना। इसके भी फंक्शंस आपको छोटे छोटे स्टडी करने को मिलेंगे, जैसे टेक्निकली हेल्प देना, मॉडर्नाइजेशन मॉडर्न टेक्नोलॉजी को लाने के लिए हेल्प देना, है ना, रीफाइनेंसिंग की हेल्प देना, फैक्टरिंग की फैसिलिटीज देना, है ना, बाजार को इंक्रीज करने के लिए, आपको अपनी मार्केट एक्सपेंड करनी है तो उसके लिए भी आपको फैसिलिटी देता है। बहुत आसान आसान किस्तों के ऊपर आपको लोन या फाइनेंस की फैसिलिटी भी देता है। ये काम सब किसके हैं? सिडबी के, स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। आगे है हमारे पास द नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन लिमिटेड, एनएसआईसी। 1955 में जब ये बनाया गया था तो इसकी एस्टेब्लिशमेंट कैसी हुई थी? सेंट्रल गवर्नमेंट के एक अंडरटेकिंग के फॉर्म में। सेंट्रल गवर्नमेंट का स्टार्टिंग में अंडरटेकिंग था, बट बाद में फील किया गया कि काफी सारे बिजनेस ऐसे हैं जिनको फाइनेंस की फैसिलिटी नहीं मिल पाती, जिस वजह से लोग बिजनेस नहीं कर पाते। तो इस टाइप के लोगों की हेल्प करने के लिए इसको एस्टेब्लिश कर दिया गया। एस्टेब्लिश करने का मेन फंडा क्या था? ताकि लोग अच्छे से बिजनेस कर पाए, लोगों को नौकरियां मिलती रहें। इसका जो मेन हेड ऑफिस है वो न्यू दिल्ली में है। इसके 4 रीजनल ऑफिसेज भी हैं, जिसको हम न्यू दिल्ली, बॉम्बे, कलकत्ता एंड चेन्नई कह सकते हैं। काफी सारी ब्रांचेस और भी हैं जो पूरी कंट्रीज में फैली हुई हैं। अब हम देख लेते हैं कि इस एनएसआईसी के क्या काम है।
एनएसआईसी के अगर हम काम देखें तो आपकी बुक के अंदर आपको 10 वर्क्स, इसके 10 फंक्शन स्टडी करने को मिलेंगे। जैसे मार्केटिंग में हेल्प करना, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज जो हैं उनकी मार्केटिंग में हेल्प करना, उनको एक्सपोर्ट के अंदर हेल्प करना, कुछ रॉ मटेरियल ऐसा होता है कि आपको मुश्किल से मिलता है, वो अवेलेबल कराने में आपकी हेल्प करने वाला है, इंप्लॉइज को ट्रेनिंग देने में हेल्प करने वाला है, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी लाने में हेल्प करने वाला है, इंडस्ट्रियल स्टेट्स को एस्टेब्लिश करने में काम करने वाला है, कुछ आपको एडवाइजरी सर्विसेज भी देता है। टेक्निकली आपको कोई सलाह चाहिए, कोई कंसल्टेंसी सर्विस चाहिए, आपको किसी का सजेशन चाहिए, एडवाइस चाहिए, तो उसके अंदर में भी आपको हेल्प करता है। रॉ मटेरियल आपको रीजनेबल प्राइसेस पे भी अवेलेबल कराता है। तो ये इसके छोटे छोटे फंक्शंस हैं। ये किसके फंक्शंस हैं? ये एनएसआईसी के। अब हम चलते हैं लास्ट टॉपिक की ओर, दैट इज डीआईसी, दैट इज डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री सेंटर। इसका जो कॉन्सेप्ट आया था वो आया था 1977 के अंदर, बट इसको बाद में एस्टेब्लिश किया गया, इसकी पॉलिसी बनाई गई। अब बात आती है कि डीआईसी का मेन टारगेट क्या है। डीआईसी टारगेट करता है जो हमारे स्मॉल टाइनी या हमारे जो छोटे छोटे बिजनेस होते हैं, चाहे वो गांवों के अंदर हैं, चाहे वो पहाड़ी इलाकों में हैं, उसको फाइनेंस की फैसिलिटीज देना, उनकी डेवलपमेंट के लिए काम करना। इसका जो मेन टारगेट है वो ये भी है कि सारी फैसिलिटीज एक ही जगह पर अवेलेबल करा दी जाए। इसके लिए जो फाइनेंस अवेलेबल होता है वो स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों मिलाकर करते हैं। इसका जो काम है किसके अंडर में होता है? ये काम होता है डायरेक्टरेट ऑफ इंडस्ट्रीज की देखरेख में ये काम करते हैं। आप बुक में देखिएगा, आपको स्टडी करने को मिल जाएगा किसकी देखरेख में काम करता है। ये डायरेक्टरीज ऑफ इंडस्ट्रीज की देखरेख में काम करता है। हर जगह पर आपको इसका जनरल मैनेजर देखने को मिलेगा और फंक्शनल मैनेजर भी देखने को मिलेगा, और 3 आपको इसके प्रोजेक्ट मैनेजर भी देखने को मिलेंगे। किसके अंडर में हम बात कर रहे हैं? डीआईसी के अंडर में। तो बुक के अंदर आपको जैसे एज इट इज दिया हुआ है, मैं आपको वैसे ही बता पा रहा हूं। अब हम बात करते हैं कि इसके फंक्शंस क्या हैं। ये फोकल पॉइंट की फॉर्म में काम करता है, लगा लो कि मध्यस्थ इंटरमीडिएट होके काम करता है ना। काफी सारे प्रोजेक्ट्स के बारे में आपको बताता है, और लोगों को जो भी बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं उनको ये परमानेंट रजिस्ट्रेशन का सर्टिफिकेट अवेलेबल कराता है। कुछ लोगों को फाइनेंस की फैसिलिटी चाहिए, या शेड बनवाना है, या रॉ मटेरियल मंगवाना है, तो उनको भी हेल्प करता है। इसी तरह से किसी को इंसेंटिव्स देकर उनकी भी हेल्प करता है, मोटिवेट करता है, मार्केटिंग में हेल्प करता है ना। प्लस जितने भी एंटरप्रेन्योर्स हैं प्लस लीड बैंक्स हैं उनके बीच में रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करता है। और जो भी पढ़े लिखे बेरोजगार हैं उनको ये सरकारी सहायता भी अवेलेबल कराता है। प्लस अगर कोई बिजनेस एस्टेब्लिश करना चाहता है, उसको बिजली डिपार्टमेंट से, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट से या पानी के डिपार्टमेंट से लाइसेंस लेने में दिक्कत आ रही है, तो वो लाइसेंस का लेने का काम भी ये पूरा करके देता है। इसी तरह से ये अगर किसी को रॉ मटेरियल या मशीन इंपोर्ट करने के अंदर प्रॉब्लम आ रही है, तो ये प्रॉब्लम्स को सोल्व करने का भी काम करता है। तो ये 8 टॉपिक हमने डिस्कस किए जो आपको ये बताते हैं कि स्मॉल बिजनेसेस को ये फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं। तो ये हमारा चैप्टर कवर हो चुका है। स्टार्टिंग हमने कहां से की थी? स्मॉल बिजनेस का क्या मीनिंग है, क्या फीचर्स हैं। फिर हमने ये देखा था कि स्मॉल बिजनेस को हम कैसे छोटा कहें या बड़ा कहें, ये कैसे डिसाइड हो कि बिजनेस बड़ा है या छोटा है, हमने पैरामीटर्स देखे। फिर हमने ये डिस्कस किया कि कुछ डेफिनेशंस आई हुई हैं। फिर हमने देखा कि गवर्नमेंट की जो गाइडलाइंस है उसके अकॉर्डिंग मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस और सर्विसेज बिजनेस दोनों को अलग अलग किया हुआ है। इन्वेस्टमेंट के टॉपिक दोनों के अलग अलग थे। फिर हमने ये देखा स्मॉल बिजनेस का इंडिया में क्या रोल है। फिर हमने ये देखा कि जो ग्रामीण, पिछड़े या पहाड़ी इलाके होते हैं उसमें किस किस टाइप की इंडस्ट्रीज लगाई जाती हैं। लास्ट में हमने 8 टॉपिक फाइनेंशियल असिस्टेंट के डिस्कस किए। मिलता हूं मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। यहां तक का वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।